हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो क्रोमेटीन होता क्या है, क्रोमेटीन क्यों ऑर्गेनाइज होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ये सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये कि क्रोमेटीन आखिर है क्या, दूसरी चीज ये कि आखिर क्रोमेटीन की ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो अगर हम लोग क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्रोमेटीन जो है आखिर है क्या। क्रोमेटीन जो है एक कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल है जिसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो होते हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो मेनली जो है दो पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोटीन एंड डीएनए। तो अगर हम लोग बात करें कि इतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इतना ज्यादा जो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो ये कैसे एक यूकैरियोटिक सेल जो है उसका जो न्यूक्लियस है जो कि बहुत छोटा होता है, उसमें इतना बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो किस तरीके से अटैच हो पाएगा। तो दो तरह के जो हैं क्रोमेटीन नेचर में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये दो तरह जो हैं, ये दो फॉर्म्स जो हैं इसके, ये कौन कौन से होते हैं। एक होता है हेट्रोक्रोमेटीन जो कि होता है कंडेंस फॉर्म, एंड एक होता है यूक्रोमेटीन जो कि होता है एक्सटेंडेड फॉर्म। मतलब क्या है, देख, क्रोमेटीन दो तरह के होते हैं। एक होता है यूक्रोमेटीन जिसे ट्रू क्रोमेटीन भी कहा जाता है, एंड एक होता है हेट्रोक्रोमेटीन। यूक्रोमेटीन क्या होता है, यूक्रोमेटीन जो है वो लूजली प्रेजेंट होता है, वो इतना ज्यादा जो है टाइटली पैक्ड नहीं होता है, एंड इस वजह से जब उसकी स्ट्रेनिंग की जाती है क्रोमेटीन की तो ये लाइट स्ट्रेन जो है वो मिलता है इसका। उसके बाद अगर हम लोग हेट्रोक्रोमेटीन की बात करें, हेट्रोक्रोमेटीन जो है ना वो जो है बहुत ही ज्यादा कम्पैक्टली पैक्ड होता है, बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक होता है, एंड इस वजह से जब हम लोग उसकी स्टेनिंग करते हैं तो क्या होता है कि वो डार्कर रीजन में, डार्कर कलर में जो है वो रिप्रेजेंट होता है। अब यूक्रोमेटीन क्या होता है, यूक्रोमेटीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली ट्रांसलेशनली एक्टिव फॉर्म होता है। इसका ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, ओवरऑल जीन एक्सप्रेशन इसका हो सकता है। हेट्रोक्रोमेटीन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है, जहां पे जिसका जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है वो नहीं हो पाता है, एंड वो उसका जो जीन एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाता है। ये चीज समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हेट्रोक्रोमेटीन की, तो हेट्रोक्रोमेटीन क्या है, हेट्रोक्रोमेटीन जो है ना वो कंडेंस फॉर्म है, एंड यूक्रोमेटीन क्या है, यूक्रोमेटीन जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, मतलब खुला हुआ, एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंड होना। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेजर प्रोटीन जो है इस कॉम्प्लेक्स का होता है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स जो है प्राइमरी प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं इस कॉम्प्लेक्स के। ये प्राइमरी प्रोटीन कंपोनेंट क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं किस चीज को, डीएनए को। किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, बिड लाइक स्ट्रक्चर को, या बिड जैसे स्ट्रक्चर्स के तरह ये जो है इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे बिट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे कुछ इस तरह से मोतियों की माला। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए जैसे हिस्टोन है, हिस्टोन में भी क्या, हिस्टोन ऑक्टामर होता है। ठीक है, हिस्टोन के 8 जो यूनिट्स हैं वो सब यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, एंड उसकी चारों तरफ जो डीएनए है ना वो रैप होगा। ठीक है, एंड इस तरह से ये जो है दो स्ट्रक्चर्स रहेंगे, एंड यहाँ पे लिंकर डीएनए होगा, एंड इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो बनता जाएगा, एंड ये जो है बिट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाता है। एक्सपर्ट्स जो हैं इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जो कि हिस्टोन एंड डीएनए
के हेल्प से बनता है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। हिस्टोन करता क्या है, हिस्टोन जो है एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो डीएनए है उसकी रैपिंग हो सके, उसको जो है उसको जो जगह है वो मिल सके, ठीक है। तो हिस्टोन है क्या, हिस्टोन जो है वो बेसिक प्रोटीन होता है, लाइजीन एंड अर्जिनिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हिस्टोन जो है वो बेसिक प्रोटीन है, एसिडिक प्रोटीन क्यों नहीं हो सकता था, थोड़ा सा सोचिए, बहुत आसान है, बहुत बार आप पढ़े भी होंगे। देखिए, एसिडिक प्रोटीन्स जो है ना वो नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि डीएनए अगर आप देखें तो डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, डीएनए खुद जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से आता है। तो ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो डीएनए है, अब ये डीएनए जो है खुद ही जो है बहुत ज्यादा क्या है, डीएनए जो है खुद ही नेगेटिव चार्ज है, अगर ये फिर से किसी नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ रहेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। एंड इस वजह से क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो होगा नहीं, और भी ज्यादा जो है वो सेपरेट होने लगेगा। एंड इस वजह से जो हिस्टोन्स हैं वो कैसे प्रोटीन्स होते हैं, कैसे प्रोटीन्स का यूज किया जाता है, कैसे प्रोटीन्स जो हैं वो यूज होते हैं, दैट इज बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो बेसिक प्रोटीन्स जो है वो यूज होते हैं, ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप। चलिए, तो ये जो क्रोमेटिन है जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसका अगर हम लोग बात करें कि इसके मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है कि क्रोमेटिन के अगर आप स्ट्रक्चर को ही देखें तो इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्या कर रहा है ये डीएनए, वो क्या कर रहा है, डैमेज होने से प्रिवेंट कर रहा है। डीएनए अगर ऐसे रहेगा उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, तो उसको क्या करता है, उसको बचा के रखता है, उसको प्रिवेंट करके रखता है। दूसरी चीज ये कि ये जो है हेल्प करता है डीएनए की पैकेजिंग में, पूरा टॉपिक ही है यही क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, टाइटली पैक करता है डीएनए को, ताकि डीएनए जो कि इतना लंबा चौड़ा है ये क्या हो सके, सेल के अंदर फिट हो सके, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये कंट्रोल करता है डीएनए के रेप्लिकेशन को एंड हेंस जीन एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल करके रखता है। चौथा फंक्शन अगर हम लोग बात करें कि क्या होता है, तो ये जो है सपोर्ट करता है डीएनए के मॉलिक्यूल को, ताकि ये परमिट कर सके प्रोसेस ऑफ द सेल साइकिल दैट आर मियोसिस एंड माइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है कि what are the main functions of chromatin, ठीक है। तो डीएनए को डैमेज होने से बचाना, टाइटली इसे पैक करके रखना सेल के अंदर, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना, डीएनए मॉलिक्यूल को सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड इसको हेल्प करना ताकि जो प्रोसेसेस हैं जैसे कि सेल साइकिल हो गए जिसके अंदर माइटोसिस मियोसिस आते हैं, ये सारे प्रोसेसेस जो है वो सही से हो सके। चलिए, तो क्रोमेटिन है क्या एंड इसके फंक्शंस क्या हैं ये हम लोग समझ लिए। अब हम लोग क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिक जो प्रोटीन होते हैं जो कि क्रोमेटिन में प्रेजेंट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, हिस्टोन कहलाते हैं। ये करते क्या है, ये जा करके डीएनए को बाइंड करने में हेल्प करते हैं एंड ये एक्ट करते हैं एज एंकर, मतलब एक ऐसा चीज जो कि डीएनए को पकड़ करके रखा है, ठीक है। एंड वेयर द स्ट्रैंड्स आर बीइंग वुंड, जहां पे स्ट्रैंड्स जो है वो रैप अराउंड हो सके।
अब यहाँ पे मेनली 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एंड देन जो है जो इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, लेवल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एंड देन जो है कैसे ये ऑर्गेनाइज होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें पहले, सबसे पहले क्या होता है, तो डीएनए जो है सबसे पहले क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन ऑक्टामर है, उसके चारों तरफ जो है वो चारों तरफ जो है वो राउंडेड रहेगा एंड रैप रहेगा, एंड देन जो है ये स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे बन जाएंगे, एंड न्यूक्लियोसोम जो है वो बन जाएगा। ये न्यूक्लियोसोम जो है बिट्स लाइक स्ट्रक्चर ऑन अ स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे हिस्टोन्स होंगे जो कि रैप करेंगे in a 30 nanometer fiber consisting of the nucleosome array into the innermost dense form that is called as heterochromatin। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में जो मेजर डिफरेंसेस है, कैसे ये बनते हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, यूक्रोमेटिन में क्या होता है, यूक्रोमेटिन में सिंपली क्या होता है कि डीएनए जो है वो हिस्टोन के चारों तरफ रैप होता है, न्यूक्लियोसोम को बनाता है, एंड बिट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड ये जो है यूक्रोमेटिन कहलाता है। अगर बहुत सारे हिस्टोन है एंड वो रैप कर रहे हैं डीएनए को, एंड यहाँ पे अगर इनका डायमीटर जो है 30 नैनोमीटर का फाइबर का हो गया है, जिसके अंदर न्यूक्लियोसोम एरो प्रेजेंट है इन अ बहुत ही ज्यादा डेंस फॉर्म, कौन से फॉर्म में, डेंस फॉर्म में, तो वो क्या कहलाता है, हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। हेट्रोक्रोमेटिन कुछ अलग चीज नहीं है, मेजर चीज यही होता है कि हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, जो कॉम्पैक्टेशन, जो कंडेंसेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इतना ज्यादा डेंस हो जाते हैं ना कि फिर वो जीन एक्सप्रेशन करने के लिए एक्टिव नहीं रहते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसको आप पहले नोट करिए। हो गया। व्हाट इज क्रोमेटीन स्ट्रक्चर, क्रोमेटीन का कैसा स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटीन जो है वो डीएनए से मिलकर के बना हुआ होता है, हिस्टोन से मिलकर के बना हुआ होता है, एंड यहाँ पे जो पैकेजिंग है वो डीएनए की एरोथिन स्ट्रिंग फाइबर्स की तरह हिस्टोन के चारों तरफ वो होती है। क्रोमेटीन जो है इसके पास फर्दर जो कंडेंसेशन है वो होता है, जिसके वजह से क्रोमोसोम जो है ना फाइनली वो बनता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो एक जो डीएनए है उसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 2 माइक्रोन मीटर का होता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोसोम बनता है जो कि 11 माइक्रोन मीटर का होता है। उसके बाद जो है 30 नैनोमीटर, सॉरी हाँ माइक्रोन मीटर, 30 नैनोमीटर। तो जो डीएनए है, डीएनए के खुद की अगर आप देखें डायमीटर को तो वो 2 नैनोमीटर का होता है। फिर उसके बाद जब न्यूक्लियोसोम बनता है तो वो 11 नैनोमीटर का होता है। फिर उसके बाद 30 नैनोमीटर के फाइबर्स जो है वो बनते हैं, जिसके अंदर 2 मॉडल आता है। फिर उसके बाद जो है 300 से 400 जो है नैनोमीटर के जो स्कैफोल्ड्स हैं वो बनते हैं। फिर 700 नैनोमीटर का जो कंडेंसेशन है वो होता है एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, एंड फाइनली फिर जो है क्रोमोसोम बनता है, जिसका अगर आप डायमीटर देखें यहाँ से यहाँ तक तो वो 1400 नैनोमीटर का होता है। अब आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आखिर क्रोमेटीन को कम्पैक्ट करने का पर्पस क्या है, क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा समझिए अब इसको, पहले ये प्रोसेस जो है ना इसको कहीं नोट वोट कर लीजिए, ठीक है, मतलब नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद ही क्योंकि ये प्रोसेस समझ में आएगा। ये सेल है, पता है हमको, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये भी पता है। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है, ये भी पता है। चलिए अब ये डीएनए जो है ना ये कैसे प्रेजेंट हुआ, क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कैसे इसका जो
कंडेंसेशन है वो होता है। सबसे पहले जो है डीएनए क्या करता है कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन एकदम सिंपल हम आपको समझा रहे हैं। डीएनए क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर के साथ जो है वो अटैच होगा एंड देन न्यूक्लियोसोम को बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमेटीन है ना, क्रोमेटीन में क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसोम बन गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब न्यूक्लियोसोम जो है 11 नैनोमीटर का, किसी किसी बुक में 10 भी लिखा रहता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली, लेकिन 11 नैनोमीटर हम लोग पढ़ते हैं। तो कहीं अगर 10 लिखा है तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है, ये बुक टू बुक वैरी करती है। उसके बाद न्यूक्लियोसोम जो है वो बन गया है, 11 नैनोमीटर का फाइबर इसका है, ठीक, सॉरी डायमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 30 नैनोमीटर का फाइबर बनता है, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, फर्दर और भी ज्यादा 300 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर एंड फाइनली 1400 जो नैनोमीटर है उसके डायमीटर का जो क्रोमोसोम है ना वो बन जाता है। तो मेन जो पर्पस है ना वो यही है कि ये जो क्रोमेटीन है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, इसको इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर दो ताकि ये क्या हो जाए, कम से कम एरिया में ये प्रेजेंट हो जाए एंड फाइनली कॉम्पैक्ट होके बनता क्या है, क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम को आप ये समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है एंड इसी वजह से क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट होता है, जीन प्रेजेंट होता है एंड ये जीन क्या होते हैं, किसी न किसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिस तरह से जो जीन एक्सप्रेस होगा उस तरह से वो फंक्शन होगा। अब ये क्रोमोसोम भी अलग अलग तरह के होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, सेक्सिन क्रोमोसोम जिसे एलोसोमल क्रोमोसोम कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो अभी लेकिन उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको कहीं रफ में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अब अपने टॉपिक को पढ़ते हैं जिसमें क्रोमोसोम जो हो रहा है उसका क्या हो रहा है, उसका सॉरी क्रोमेटीन जो है उसका क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन से होगा क्या, कंडेंसेशन से जो है वो क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो कंडेंसेशन है ना ये करता क्या है, ये प्रिवेंट करता है स्ट्रैंड्स को फ्रॉम बीइंग टैंगल्ड एंड इस वजह से ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, रेनफोर्सिंग द डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए जो है डैमेज नहीं होता है, रेगुलेशन हो पाता है जीन एक्सप्रेशन का। इसको दो जगह लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको आप इरेज कर लीजिए। हो गया, तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन। चलिए अब इसके बाद हम लोग जो इसके स्टेप्स हैं किस तरह से ये ऑर्गेनाइज होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोसोम एंड द बिट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो लेवल होता है पैकेजिंग का, या कह सकते हैं पहला जो स्टेप होता है क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें क्या होता है कि बाइंडिंग होता है क्रोमोसोमल डीएनए का, किसमें, हिस्टोन के साथ एंड इसमें यूक्रियोट्स के केस में डीएनए जो है वो टाइटली कॉम्पैक्टली फॉर्म क्या करता है, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। कॉम्पैक्ट मतलब कि कॉम्पैक्टली अरेंज होता है कहाँ पे, हिस्टोन के चारों तरफ एंड ये डीएनए प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। इस लेवल पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है ना पैकेजिंग ऑफ सच लॉन्ग डीएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड ये जो पैकेजिंग है ये प्रॉपर वे में होता है कहाँ पे, न्यूक्लियस के
अंदर, ठीक है। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ये 5 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं? H1 हिस्टोन, H2A हिस्टोन, H2B हिस्टोन, H3 हिस्टोन एंड H4 हिस्टोन। तो न्यूक्लियोसोम बन गया एंड इसका जो डायमीटर है ये कितना होगा? 11 नैनोमीटर का होगा। तो पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाएंगे जहां पे क्या होगा? 30 नैनोमीटर का फाइबर बनते हैं। ये 30 नैनोमीटर कहीं कहीं पे फाइबर डायरेक्ट लिखा रहता है या फिर कहीं कहीं पे जो है 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो फाइबर है वो फॉर्म होता है बाय द हिस्टोन दैट इज H1 मॉलिक्यूल। ये बाइंड करता है किसके थ्रू? ये बाइंड होता है लिंकर डीएनए के साथ टू ईच ऑफ द न्यूक्लियोसोम एंड एट द पॉइंट वेयर इट गेट इंटर एंड लीव द न्यूक्लियोसोम। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं ना, न्यूक्लियोसोम में क्या होता है कि हिस्टोन का ऑक्टामर है, इसको ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक ये आगे का साइड है, ये पीछे भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड इसके तरफ क्या, इसके चारों तरफ क्या है? इस तरह से डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर डीएनए प्रेजेंट है एंड ये क्या हो गया है? न्यूक्लियोसोम है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट होगा इस तरह से ये स्ट्रक्चर आगे जाता रहेगा। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि 30 नैनोमीटर फाइबर में क्या होता है? ये फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन दैट इज कॉल्ड एज H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन क्या करता है? H1 हिस्टोन जो है ना, लिंकर डीएनए को लिंक करता है एंड ये जो है दोनों ही स्ट्रक्चर को आपस में अटैच करने में हेल्पफुल होता है। अब लिंकर डीएनए क्या होता है? लिंकर डीएनए वो पोर्शन होता है जो कि इस स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। ये लिंक कर रहा है ना दो स्ट्रक्चर को एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, सॉरी, दिस डीएनए इज कॉल्ड लिंकर डीएनए। तो 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर में क्या होता है कि जो H1 मॉलिक्यूल है वो विद द हेल्प ऑफ लिंकर डीएनए ये न्यूक्लियोसोम्स को आपस में अटैच करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ईच जो H1 मॉलिक्यूल है ये बाइंड होता है थ्रू इट्स ग्लोबुलर पोर्शन टू अ यूनिक सेट ऑन अ न्यूक्लियोसोम एंड इसके पास आर्म्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये जो है एक्सटेंशन अपना करता है एंड कॉन्टैक्ट बनाता है अदर साइड ऑफ द हिस्टोन कोर ऑफ द एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम एंड ओवरऑल ये जो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम है इनको अटैच करने में हेल्पफुल होता है। तो 30 नैनोमीटर के फाइबर्स जो है वो बन गए। अब उसके बाद जो 3D लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के क्रोमोसोम में, ये किस तरह से होती है थोड़ा सा हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ द पैकेजिंग विच इज बीइंग ऑब्जर्व्ड विद इन द न्यूक्लियस, द हाईएस्ट लेवल ऑफ द पैकेजिंग इज फाउंड इन द क्रोमोसोम एट विच फेज? मेटाफेज, मेटाफेज ऑफ द सेल डिवीजन। यहाँ पे क्या होता है? ईच क्रोमोसोम हैव स्कैफोल्ड्स and one of the chromatid and connected together at a region that is called as centromere chromosome, so centromere region। तो यहाँ पे जो लूप्स होते हैं इनका जो लेंथ होता है ये कितना होता है? 25 माइक्रोमीटर का होता है एंड यहाँ पे जो इनके पास बेस पेयर्स होते हैं वो 15,000 बेस पेयर्स होते हैं। ईच लूप में डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है एंड स्कैफोल्ड प्रेजेंट होता है रिटर्न टू इट्स एडजेसेंट पॉइंट एंड यहाँ पे ये जो है ऑब्जर्व किया गया था बाय एन एक्सपेरिमेंट देयर वाज proposed as the model of the chromosome, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर मेनली हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो फाइनल पोजीशन होती है, ठीक है। फाइनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रोमोसोम का ही होता है, क्रोमोसोम में ही क्रोमेटिन जो है कंडेंस होकर के बनता है। लेकिन क्रोमोसोम में भी अगर हम लोग बात करें तो क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन के कौन से फेज में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो तरीके से वो दिखता है दैट इज मेटाफेज, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर आप जो है यूट्यूब पर हम लोग की जो क्लासेस हैं वो देखते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है अपना जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से समझें और जो है पढ़ें, उसके लिए आप हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से देख लिए होंगे। तो अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे थे कि क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किस तरह से पहले हम लोग ये पढ़े कि क्रोमेटिन क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, एंड ये भी हम लोग पढ़े कि अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम को तो क्रोमोसोम जो है सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन से स्टेज पर विजिबल होता है। तो अगर हम लोग क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम लोग स्टार्ट पहले स्टेप से पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट स्टेप विद इन द क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूक्लियोसोम पहली चीज है जो कि बनती है एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या होता है कि बाइंडिंग होता है क्रोमोसोमल डीएनए का हिस्टोन के साथ, एंड इसमें यूकैरियोट्स में डीएनए जो है वो अच्छे से बाइंड होता है डीएनए प्रोटीन पार्टिकल से, एंड ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है। हिस्टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है, एंड इसके थ्रू कितने भी लंबे जो डीएनए है वो ऑर्डरली न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाता है विद इन अ फ्यू माइक्रोन मीटर, विद इन अ डायनोमीटर। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम है इसका फंक्शनल पैकेजिंग यूनिट पार्टिकल ऑफ द क्रोमेटिन है, एंड ये जो क्रोमेटिन है ये बिट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस देता है। अगर आप इसको देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है, यहाँ पे अगर आप हम लोग बात करें कि ये जो ईच न्यूक्लियोसोमल बिट्स है ये सेपरेट होता है फ्रॉम द नेस्ट बाय अ रीजन दैट इज कॉल्ड एज लिंकर डीएनए। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। हो गया, तो अगर हम लोग हिस्टोन्स की बात करें तो 5 मेजर टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन में। ये हिस्टोन्स कौन कौन से, H1 H2 H2B H3 एंड H4। हिस्टोन्स जो हैं कैसे प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स जो हैं वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। अबाउट 25% ऑफ देयर अमीनो एसिड जो है वो क्या होता है, लाइजीन एंड अर्जिनिन होता है। और लाइजीन और अर्जिनिन आई होप आपको पता होगा कि ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। इसी वजह से हिस्टोन जो है उसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। क्यों भाई, क्योंकि इसलिए क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड के पास किस तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड इसके पास 25% जो है वो बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है, मतलब एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, एंड इस वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, एंड इनके पास जो है पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज ग्रुप्स इनमें प्रेजेंट है इनके वजह से ये नेगेटिव चार्ज ग्रुप दैट इज फॉस्फेट ग्रुप उसके साथ डीएनए के आसानी से जो है वो बाइंड हो पाते हैं। यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्रोमेटिन जो है वो देखने को मिला है डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेरिंग एंड प्रॉपर्टीज, दैट इज यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो यूक्रोमेटिन की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, लाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होता है जो कि रिच होता है जीन कंसंट्रेशन में।
इसके पास ये एक ऐसा टाइप ऑफ क्रोमेटीन है जो कि लाइट स्ट्रेन को लेता है, रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द क्रोमेटीन, एंड ये जो है डिस्पोज रहता है आफ्टर द माइटोसिस हैज बीन कंप्लीट। यूक्रोमेटीन जो है इसके पास स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेप्लिकेट करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं अलोंग द G1 एंड S फेज ऑफ द इंटरफेस। यूक्रोमेटीन जो है वो कंसिडर होता है एज जेनेटिकली एक्टिव क्रोमेटिन, सिंस इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन देयर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। इन यूक्रोमेटिन डीएनए जो है वो फाउंड होता है, वो पैक्ड होता है एंड इन 3 से लेके 8 नैनोमीटर फिब्रिल के फॉर्म में, एंड ड्यूरिंग मेटाफेज इट टेक्स अप एज डार्क स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अगर आपको जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमारे नोवोधो बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं इस बैच के, तो ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस जो हैं ये यहाँ पे मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास जो है वो मिलेगा, क्लास हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, एंड वन शॉट रिविजन यूनिट वाइज जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल होगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है हम लोग हेट्रोक्रोमेटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेट्रोक्रोमेटीन क्या होता है, देखिए हेट्रोक्रोमेटीन जो है ना एक टाइटली पैक्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटीन होता है जो कि क्या करता है, डीप स्टेन को लेता है, मतलब डार्क स्टेन को लेता है ड्यूरिंग द इंटरफेस एंड प्रोफेस, बट द मेटाफेस पे क्या होता है, ये लाइट स्टेन लेता है। क्रोमोमेयर्स जो है सेंट्रोमेरिक रीजन्स एंड जो नोब्स होते हैं वो भी डार्क स्टेनिंग को लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सेंट्रोमेरिक रीजन्स एंड नोब्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के पास, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, हेट्रोक्रोमेटीन प्रेजेंट होता है। ये ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे इनका जो जीन्स हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता है, वो जीन एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाते हैं। एंड अगर हम लोग क्रोमोमेयर्स की बात करें तो क्रोमोमेयर्स जो है वो नॉट सो ट्रू हेट्रोक्रोमेटीन होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कुछ पोर्शन पे ये कभी कभी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को शो करते हैं। तो अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात करें तो जितने भी क्रोमोमेयर्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं to form a long heterochromatic mass that is called as chromocenter। ठीक है, तो हेट्रोक्रोमेटीन की अगर हम लोग बात करें तो हेट्रोक्रोमेटीन जो है वो हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, ये लेट रेप्लिकेटिव होते हैं ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल, एंड इनका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। तो अगर आप यूक्रोमेटीन को देखेंगे ना तो उसका जो रेप्लिकेशन होता है वो अर्ली फेज ऑफ द एस फेज में होता है। हेट्रोक्रोमेटीन में क्या होता है, इसका जो रेप्लिकेशन है वो लेट फेज ऑफ द एस फेज में होता है। एंड इसके बाद अगर आप देखें कि हेट्रोक्रोमेटीन जो है, हेट्रोक्रोमेटीन में जो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो हेट्रोक्रोमेटीन में जो है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग हेट्रोक्रोमेटीन की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटीन जो है फर्दर क्लासीफाई है दो टाइप्स में, दैट इज कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटीन एंड फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटीन। तो यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट इज हेट्रोक्रोमेटीन। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आप समझ जाएंगे कि उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे आपको करना है। ठीक है, तो आप जो हम ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, एंड मेरे हिसाब से इंसान को ऐसे ही करना चाहिए कि पहले आप जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे मत भागो करिए, कि मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हम लोग के समय में करते थे एंड उनके नंबर भी अच्छे आ जाते थे, अच्छे आते थे नंबर, लेकिन
जो प्रॉपर तरीका होता है मैक्सिमम वो यही होता है कि पहले जब आप किसी चीज़ को लेकर के बैठे हैं पढ़ने के लिए तो उसके सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करिए, ठीक है। एंड सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं उनको अच्छे से पहले पढ़िए, ठीक है। एंड देन जब अगर आप टॉपिक अच्छे से पढ़े रहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया हो या फिर कोई भी क्वेश्चन चाहे वो टेक्स्ट बुक में दिया हो या फिर नॉर्मली आप सर्च करके जो है वो पढ़ रहे हो कहीं से भी, अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड कहीं से भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले या टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो फिर आप क्या कर लेंगे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मेन आपका जो फोकस है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है। अगर आप टॉपिक अच्छे से पढ़े रहेंगे, आप अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर किए रहेंगे तो आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है। ऑफ कोर्स पेपर देने से पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से आप नोट कर लीजिए। तो आप अच्छे से अपना नोट्स पढ़ा करके बुक्स जो है प्रोफेसर जो भी आपके कॉलेज में रेफर किए हैं, जिस भी चीज़ का रेफरेंस दिए हैं उससे जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो आप पढ़ा करिए। नोट्स क्योंकि पढ़ना, बुक पढ़ना ये सब अच्छी चीज़ें होती है, ठीक है। उससे आपको बहुत इनफ नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हाँ ये टॉपिक हमको अच्छे से आ रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो हेट्रोक्रोमेटिन के दो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हेट्रोक्रोमेटिन के दो टाइप्स होते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, दैट इज फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। तो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन में क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन होता है जिसमें जो डीएनए है ना वो एकदम परमानेंटली इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये जो है कंडेंस स्टेट में रहता है थ्रू आउट द सेल साइकिल एंड ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन होता है एंड ये जो है सेंट्रोमेयर के पास रहता है, विद इन द टेलोमेयर ये प्रेजेंट होता है। एंड अगर आप सी बैंड जब आप बैंडिंग कराएंगे क्रोमोसोम्स का तो उसमें जो है सी बैंडिंग के समय पे ये बैंड दिखता है एंड ये बैंड जो है वो क्या होता है, कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन का होता है। तो ये क्या करता है, डीप स्टेन को लेता है, जब स्टेनिंग की जाती है तो ये डार्क कलर को शो करता है। कंस्टिट्यूटिव है ये, मतलब लगातार। क्या है लगातार, हेट्रोक्रोमेटिन। मतलब हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है ना, इस वजह से ये क्या होता है, ये एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा टाइप होता है हेट्रोक्रोमेटिन का जो कि हमेशा थ्रू आउट इट्स सेल साइकिल ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में ही रहता है। वहीं अगर आप दूसरे टाइप को डिस्कस करें, that is facultative हेट्रोक्रोमेटिन। तो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, ये ऐसे हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं जो कि कभी कभी कुछ ऐसे फेजेस आते हैं इसके सेल साइकिल में जब ये क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन को शो करता है, जीन एक्सप्रेशन को शो करता है एंड ये हमेशा ही जो है इनएक्टिव फॉर्म में नहीं प्रेजेंट रहता है एंड इस वजह से इसको क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ये एक्टिव ही रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द केस ये इनएक्टिव रहता है लेकिन कभी कभी एक्सप्रेशन शो भी करता है। लेकिन क्या होता है, कंस्टिट्यूटिव जो है वो हमेशा ही रहेगा एंड इस वजह से वो क्या होता है, वो ज्यादा कॉमन फॉर्म होता है, ये इतना कॉमन फॉर्म नहीं होता है। चलिए तो हेट्रोक्रोमेटिन की अगर हम लोग बात करें, हेट्रोक्रोमेटिन की अगर हम लोग बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास कोई भी अल्टर जो है कंडेंसेशंस वो नहीं देखने को मिलते हैं। ये जो है यूक्रोमेटिन की अगर हम लोग बात करें तो यूक्रोमेटिन जो है डीकंडेंस होता है ड्यूरिंग द इंटरफेस। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो लोकलाइज रहता है प्रिंसिपली ऑन द प्राइमरी ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे अगर आप न्यूक्लियस को देखेंगे, न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है।
न्यूक्लियस का क्या होता है, दो मेम्ब्रेन्स होता है, देन जो है इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट जो है फिलामेंट वो प्रेजेंट होता है, एंड देन जो है एक पोर्शन प्रेजेंट रहता है दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है ना, न्यूक्लियस में अगर आप देखें तो न्यूक्लियस में ही तो क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट होगा, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है उसके जो पेरीफेरी रीजन है वहां पे जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो प्रेजेंट होता है। वहीं अगर आप यूक्रोमेटिन की बात करेंगे तो यूक्रोमेटिन जो है ना वो सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पेरीफेरी ऑफ द न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग यूक्रोमेटिन की बात करें तो यूक्रोमेटिन जो है इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड ये जो है अगर हम लोग बात करें तो ये जो है दो तरह का होता है हेट्रोक्रोमेटिन, पहला होता है कंस्टिट्यूटिव एंड दूसरा होता है फैकल्टेटिव। तो अगर हम लोग कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन के पास फ्यू जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है फॉर्म होता है प्रिंसिपली ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस दैट इज बीइंग लोकेटेड इन द लार्ज रीजन विद द सेंट्रोमियर एंड द टीलोमियर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, इसके पास बहुत कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमेशा इनएक्टिव प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये जो है लार्ज रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ये सेंट्रोमियर हो गया, टीलोमियर हो गया, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। दूसरा जो है वो होता है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो उसके पास कुछ ऐसे पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली वो एक्टिव रीजन्स होते हैं, एंड ये अडॉप्ट करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफ द हेट्रोक्रोमेटिन, जैसे कि इसके पास इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम ऑफ द मैमल्स। इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम ऑफ द मैमल्स क्या होता है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का ही एग्जांपल होता है। ठीक है, चल तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, हमारा मेन टॉपिक ये है कि क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग क्रोमेटिन के पार्ट्स को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्रोमेटिन के दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन क्रोमेटिन की बात करें तो प्राइमरी प्रोटीन जो है क्रोमेटिन में वो क्या होता है, हिस्टोन। ऑक्टामेर जो है हिस्टोन का वो प्रेजेंट होता है, एंड ये जो ऑक्टामर है ना इसके पास दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, 4 हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कोर में प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट आर कॉल्ड एज हिस्टोन कोर्स। इसमें कौन कौन से हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन H2A, हिस्टोन H2B, हिस्टोन H3 एंड हिस्टोन H4। यहाँ पे ये बाइंड करते हैं डीएनए के साथ एंड फंक्शन करते हैं एज, इसके दो दो यूनिट हो जाएंगे ना, सबके चारों के दो दो यूनिट, तो 8 हो जाएंगे, तो हिस्टोन ऑक्टामर बन जाएगा। ये क्या करते हैं, ये जो कोर हिस्टोन होते हैं ना ये एंकर करते हैं किसको, डीएनए को, एंड इसको जो है चारों तरफ अपने रैप करके रखते हैं। इन जनरल 3 लेवल्स होते हैं क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डीएनए रैप होगा हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ, एंड वो क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम को बनाएगा। एंड यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोसोम है ये बिट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पे मिलता है। एंड ये जो क्रोमेटिन होता है ये किस तरह का होता है, ये जो है यू क्रोमेटिन होता है। क्यों, क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है इतना ज्यादा फ्रीली, इतना ज्यादा जो है वो तो हमेशा कम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है बिट्स ऑन स्ट्रिंग ये कौन सा क्रोमेटिन होता है, ये यू क्रोमेटिन होता है। मल्टीपल हिस्टोन्स जो है अब रैप होंगे विद इन अ 30 नैनोमीटर फाइबर, जिसे 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर या 30 नैनोमीटर फाइबर या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियोसोम जो है वो थोड़ा सा कम्पैक्ट होता है,
एंड हायर लेवल डीएनए सुपर कॉइलिंग जब तब होती है जब 30 नैनोमीटर जो फाइबर है उसका और भी ज्यादा कंडेंसेशन होता है एंड फाइनली जो क्रोमोसोम है वो बनता है। मेनली जो सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, मेटाफेज पर देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग डायग्राम की बात करें कि क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से जो क्रोमेटीन ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये हो गया डीएनए, ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर। यहाँ पे ये राउंडेड होगा, ये जो है रैप होगा एंड ये जो है न्यूक्लियोसोम को बनाएगा। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को लिंकर डीएनए जो है वो आपस में क्या करते हैं, अटैच करने का काम करते हैं, लिंक करने का काम करते हैं। उसके बाद फर्दर ये 30 नैनोमीटर के फाइबर्स को बनाते हैं, उसके बाद 300 नैनोमीटर, फिर 700 नैनोमीटर एंड देन क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये फाइनली जो है कंडेंसेशन बढ़ते गया और क्रोमोसोम जो है वो बन गया। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल है उसके पास हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट होता है जिसके पास दो कॉपी प्रेजेंट होती है H2A, H2B, H3 एंड H4 की। एंड H1 क्या होता है, H1 जो है ना वो लिंकर हिस्टोन होता है। ठीक है, वो लिंकर डीएनए को एंड जो दोनों ही स्ट्रक्चर्स हैं उनको लिंक करने का काम करता है। चलिए, यहाँ पे टेट्रामर फ्लैंक्ड बाय द H2A, H2B डाइमर्स। यहाँ पे ये जो है कोर हिस्टोन्स कहलाते हैं। ये जो है इनका पॉजिटिव चार्ज जो है इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करता है नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए बैकबोन को, और ये जो 8 प्रोटीन्स हैं ये फॉर्म करते हैं एक बैरल शेप कोर ऑक्टामर को विद द डीएनए दैट इज बीइंग वुंड अराउंड द फ्रॉम द आउटसाइड। एंड ये जो है टर्न, ये जो रैपिंग है ये कितने बार होती है, तो ये जो है 1.7 टर्न होता है। एंड ये किस डायरेक्शन में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग रैपिंग की बात करें तो रैपिंग जो है 1.7 टाइम्स इसका रैपिंग होता है हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ। एंड ये जो रैपिंग है, ये जो कॉइलिंग है, ये किस मैनर में होता है, तो ये जो है लेफ्ट हैंडेड मैनर में होता है। टू पॉपुलर मॉडल जो कि प्रपोज किए गए हैं इन विट्रो डाटा फॉर द 30 नैनोमीटर फाइबर के अरेंजमेंट के लिए, वो दो मॉडल हैं, दैट इज सोलेनॉइड मॉडल एंड जिगजैग मॉडल। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि न्यूक्लियोसोम जब बन गया 11 नैनोमीटर का स्ट्रक्चर जिसका डायमीटर होता है, उसके बाद 30 नैनोमीटर के फाइबर्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो 30 नैनोमीटर फाइबर्स बनते हैं इनको पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो 30 नैनोमीटर फाइबर्स जो बनते हैं उसके लिए दो मॉडल्स दिए गए हैं जिनके थ्रू जो है इसे एक्सप्लेन किया जाता है। पहला होता है सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल में क्या कहा गया है, सोलेनॉइड मॉडल में ये कहा गया है कि जब 6 न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं तब वो क्या करते हैं, वो आपस में अरेंज हो जाते हैं एंड 30 नैनोमीटर का जो फाइबर है उसको वो बनाते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए ये कुछ इस तरह से रिंग लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। एंड इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिंकर डीएनए है ये सेंटर से पास नहीं करता है एंड इस तरह से जो 30 नैनोमीटर का फाइबर है वो बनता है। जिगजैग मॉडल में क्या कहा जाता है, जिगजैग मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जब न्यूक्लियोसोम बन गया है, 6 न्यूक्लियोसोम बन गए हैं, उसके बाद जो है आगे की प्रोसेस चलेगी जिसमें होगा क्या कि जो न्यूक्लियोसोम्स हैं वो आपस में अटैच होंगे एंड ये कुछ जिगजैग मैनर में अरेंज होंगे।
ठीक है, तो इस तरह का कुछ इनका अरेंजमेंट होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा कि जो लिंकर डीएनए है ये इनके सेंटर से पास होता है, एंड इस तरह से जो 30 नैनोमीटर के जो फाइबर हैं वो बनते हैं। तो आई होप दोनों मॉडल का जो मेन डिफरेंस है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 30 नैनोमीटर फाइबर बनता है, इसके लिए दो मॉडल दिए गए हैं। कौन कौन से? सोलेनॉइड एंड जिगजैग मॉडल। तो मेन फीचर जो सोलेनॉइड मॉडल का है, जिसे और क्या कहा जाता है, सोलेनॉइड मॉडल को जो है वन स्टार्ट हेलिक्स मॉडल भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ये चीज बताई गई है कि जो न्यूक्लियोसोम है ना वो फॉलो करता है एक दूसरे को, ठीक है, एंड ये फॉलो करते हैं एक सेम हेलिकल पाथ में, एंड जिसके थ्रू इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। ये न्यूक्लियोसोम जो है आपस में इंटरेक्शन को शो करते हैं, एंड ये सीक्वेंसली एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम लोग जिगजैग मॉडल की बात करें, तो जिगजैग मॉडल को जो है वो टू स्टार्ट हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। टू स्टार्ट हेलिक्स मॉडल में ये चीज बताई गई है कि दो स्टैंड है, उनके पास टैग्ड न्यूक्लियोसोम जो है वो प्रेजेंट है, वो आपस में जो है वो लिंक्ड अप है एंड वुंडेड है, एंड ये जो है लेफ्ट हैंडेड मैनर में टू स्टार्ट हेलिक्स के फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। ईच स्टैंड में जो न्यूक्लियोसोम है ये अलाइन होता है विथ ईच अदर लाइक ए स्टैक ऑफ कॉइंस। एंड यहाँ पे जो सोलेनॉइड मॉडल है ये इनके इसमें ये बताया गया है कि जो इंटरेक्शन होता है वो कंसिक्यूटिवली जो न्यूक्लियोसोम्स हैं उनके बीच में होता है। जैसे कि अगर n है तो उसके बाद n+1, इस तरह से एक सीक्वेंस में होगा। जिगजैग मॉडल में क्या बताया गया है, ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है ना वो अल्टरनेटिव न्यूक्लियोसोम में होता है, मतलब जैसे n होगा फिर n+2 होगा, इस तरह से अल्टरनेटिव मैनर में एक को छोड़ के इस मैनर में होता है, ठीक है। एंड मेनली ये दो स्ट्रैंड को कहता है कि दो स्ट्रैंड के बेसिस पे होता है, तो ये इसके दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। टू पॉपुलर मॉडल्स जो कि प्रपोज किए गए हैं, कौन कौन से हैं? सोलेनॉइड मॉडल और जिगजैग मॉडल। और इसमें क्या होता है हम लोग पढ़ लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 30 नैनोमीटर फाइबर क्या है, एक सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या होता है कि अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि 11 नैनोमीटर का फाइबर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोसोम का, अब फर्दर उसका कंडेंसेशन होता है एंड वो 30 नैनोमीटर फाइबर को बनाता है। एंड इसमें क्या होता है, 30 नैनोमीटर का एक फाइबर बनता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है इस फाइबर में, इसके लिए हिस्टोन टेल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये स्टेबलाइज होता है लिंकर हिस्टोन्स द्वारा। एंड अगर हम लोग बात करें कि एक टेस्ट ट्यूब में साल्ट कंसंट्रेशन अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे और जो एडिशन है H1 हिस्टोन्स का वो करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो न्यूक्लियोसोमल डीएनए है दैट इज 11 नैनोमीटर फाइबर, वो क्या हो जाएगा, वो 30 नैनोमीटर फाइबर को जल्दी से बना देगा। ऑल्दो 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो स्टडी एक्सटेंसिवली उसके ऊपर स्टडी की जा रही है। इनका जो डिफिनेटिव स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी इसके ऊपर वर्क चल रहा है कि कौन सा मॉडल जो है वो ज़्यादा सही होगा, और जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर और भी वर्क हो रहा है कि कैसे कैसे ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट को बताया जा रहा है कि किस तरह से, एक सॉरी यहाँ से लेके यहाँ, कि अगर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेंगे एंड उसमें अगर हम लोग साल्ट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे एंड उसमें थोड़ा सा H1 हिस्टोन्स को डालेंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, जल्दी से जो 11 नैनोमीटर का फाइबर उस टेस्ट ट्यूब में पहले से पड़ा है वो जल्दी से कन्वर्ट होगा 30 नैनोमीटर में। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि H1 हिस्टोन्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 30 नैनोमीटर फाइबर। तो अगर हम लोग बात करें स्टेप्स की, अगर हम लोग बात करें स्टेप्स की कि किस स्टेप में क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द बी डीएनए से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बी डीएनए है एंड ये हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो है वो प्रेजेंट, सॉरी एक मिनट, बी डीएनए है एंड इसका जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर का है।
हिस्टोन ऑक्टामर तो न्यूक्लियोसोम में आएगा, ठीक है। तो अब सेकेंड स्टेप होगा जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर का, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि ये न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है ये है, ये फॉर्म हुआ है। एंड इसके वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैसे फॉर्म हुआ है, डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं एंड ये जो है हिस्टोन के जो ऑक्टामर है उसके चारों तरफ रैप हुआ है, जिसके वजह से कंडेंसेशन इंक्रीज हुआ है एंड न्यूक्लियोसोम फॉर्म हुआ है, जिसका डायमीटर कितना होगा, 11 नैनोमीटर का डायमीटर होगा। अब इसके बाद थर्ड स्टेप आएगा, जो मतलब ये तो पहला स्टेप था, या दूसरा स्टेप आएगा जहाँ पे पैकेजिंग होगी 11 नैनोमीटर के फाइबर की, और यहाँ पे जो 30 नैनोमीटर का डायमीटर है उसका फाइबर जो है वो बनेगा। फर्दर पैकेजिंग होती है एंड 30 नैनोमीटर के जो फाइबर्स हैं वो और भी ज्यादा कंडेंस टाइप ऑफ फाइबर में जो है कन्वर्ट होते हैं, ये सॉरी कंडेंस होते हैं एंड ये फाइबर जो है 300 नैनोमीटर डायमीटर होता है। उसके बाद ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है ये ऑर्गेनाइज होता है इन अ लूप दैट इज 40 से लेके 90 केबी का होता है एंड ये स्टेबलाइज होता है प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स द्वारा एंड ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स जो है ना ये स्कैफोल्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 80 रिच डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो अटैच होता है टू द 30 नैनोमीटर फाइबर टू द क्रोमोसोम स्कैफोल्ड एंड ये जो है क्या कहलाता है, स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजंस मतलब सार्स कहलाते हैं एंड इसके थ्रू जो है कुछ इस तरह से जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड फाइनली जो मेटाफेज का जो क्रोमोसोम है वो बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एट लास्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप जो है हम लोग के लेक्चर्स को देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आता है, तो आप हमारे नवोत्सव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो सॉल्व होंगे, लाइव डाउट क्लास जो है वो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद दैट वन शॉट यूनिट वाइज जो रिविजन वीडियोस हैं वो मिलता है एंड उसके साथ ही में जो ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं, लाइव डाउट क्लासेस हैं, ये आपको मिलेगा। यहाँ पे आप जो है DNS20 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से आपको 20% डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, तो DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड आप इनरोल हो सकते हैं। जब आप DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करके इनरोल होंगे तो वहाँ पे जब आप देखेंगे कि वहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है फ्री स्टडी मटेरियल का, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो है नोट्स मिलेंगे आपको आपके सब्जेक्ट्स के, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप जो नोट्स हैं वो आपके लिए वहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। एंड अगर आप बात करें कि ये जो कोर्स है इसके ड्यूरेशन जो है ये कितने समय तक रहेगा, तो 3 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा एंड टिल द एग्जाम डेट आपका जो ये जो कोर्स है ये इसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उसको आप देख रहे होंगे, तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप जब इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको जूलॉजी की क्लासेस तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ में बॉटनी की क्लासेस भी प्रेजेंट रहेंगी एंड अलोंग विद दैट केमिस्ट्री की क्लासेस भी मिलेंगी। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप अपना जो है क्लास अटेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स आप डेली बनाइए, जिस चीज़ को जहाँ पे जब पढ़िए उस समय नोट्स बना लीजिए एंड कोशिश करिए कि आप डेली बेसिस पे जो है उसे याद करना भी शुरू कर दें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।